हेलो जैन दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मेंटी पे। और आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल टर्म्स एंड बेसिस। इसमें पहला टर्म आता है बिजनेस एंटिटी। एंटिटी मीन्स अ थिंग दैट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। एंटिटी का मतलब किसी की एक अलग ही पहचान होना, और बिजनेस एंटिटी का मतलब उस बिजनेस की अलग पहचान होना। और बिजनेस एंटिटी का मतलब अकाउंट्स में यह होता है कि बिजनेस और उसका ओनर, उन दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है। अंबानी और रिलायंस अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं लॉ की नज़र में। और आते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि पैसों का या किसी चीज़ का लेन देन करना। और अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता है, सिंपल। तो गाइस, हम आ चुके हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के टाइप्स पे। पहला टाइप है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों से लेन देन हो, कोई सामान खरीदा, पैसे दिए, तो कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कोई भी सामान खरीदा, पैसा नहीं दिया पर जबान दे दी, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है वो। दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन जो विद इन द बिजनेस हो, जैसे कि रिलायंस महाराष्ट्र और रिलायंस गुजरात के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस और कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, या बिजनेस या किसी थर्ड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और दोस्तों, अब हम आते हैं इवेंट पे। इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन का अगर कोई रिजल्ट हो तो उसे हम इवेंट बोलते हैं। अगर आपने कोई मशीन 40,000 में ख़रीद के 80,000 में बेच दी तो आपको 40,000 का प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हम इवेंट बोलेंगे, ठीक। और दोस्तों, अब हम आते हैं अकाउंट पे। अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रिलेवेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्सन, एसेट, एक्सपेंस और रेवेन्यू नेम्ड अंडर वन हेडिंग। कोई भी अकाउंट किसी भी चीज़ की जो भी बिजनेस में जुड़ी है हमसे, कस्टमर हो, कोई कंपनी हो जो हमसे जुड़ी हो, कोई असेट हो, कोई एक्सपेंस हो, कोई लॉस हो, कोई प्रॉफिट हो, सबका अकाउंट बनेगा, सबका। तो इन सबका समरी एक समराइज फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास होता है उसको हम अकाउंट बोलते हैं, सिंपल। दोस्तों, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। आपको मैंने पिछले चैप्टर में ही बताया था कि सभी ट्रांजैक्शन के दो जगह इफेक्ट होंगे। तो वो दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। पहला आता है डेबिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट वो होता है बेनिफिट रिसीविंग एक्सपेक्ट को, आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो डेबिट एस्पेक्ट होगा। क्रेडिट बेनिफिट गिविंग एस्पेक्ट, बेनिफिट देने वाला एक्सपेक्ट, मतलब बेनिफिट देंगे, समझे। ये मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, और वो कैश में खरीदी, तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन जो है वो बेनिफिट मिला आपको, और कैश आपके यहाँ से गया, कैश के बदले मशीन में की, ठीक। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक। अब आते हैं हम कैपिटल पे। कैपिटल वो सारा पैसा होता है जो कि एक ओनर बिजनेस में लगाता है, और ये बिजनेस की लायबिलिटी भी होती है, ठीक। ड्राइंग, कोई भी अमाउंट किसी भी वैल्यू का, कोई भी अमाउंट कुछ भी वैल्यू का, या कोई सामान जिसकी कोई भी वैल्यू हो, अगर ओनर ने बिजनेस से निकाली है अपने इस पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग कहलाएगी।
लायबिलिटी लायबिलिटी वो सभी चीज़ें होती हैं, सारा पैसा जो कि आपने किसी से उधार लिया है या कोई सामान आपने किसी से उधार लिया है और उसको आपको वापस करने की आप पे जिम्मेदारी है, तो वही आपकी लायबिलिटी होगी। ठीक है। अब आते हैं मेंटेनल लायबिलिटी। वो सारी लायबिलिटी जो कि बिजनेस के अंदर है, वो सारी क्या है, इसमें सिर्फ एक ही लायबिलिटी आती है, कैपिटल। ओनर ने जो भी पैसा दिया है फर्म को, वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। ये बात आप कान बांध लीजिए या कहीं पे इसकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो सारी लायबिलिटीज़ जो कि आपको किसी बाहर वाले को पे करनी है या किसी थर्ड पार्टी को पे करनी है, या मान लो क्रेडिटर हो, डिबेंचर हो, बैंक लोन हो, ये सब आपकी लायबिलिटी हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। तो उन सभी लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक। लायबिलिटीज़ को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, 3 पार्ट में बटी हुई है लायबिलिटी: नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटी जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिली हुई हैं या आपको उन्हें 1 साल के भीतर पे करना, 1 साल के बाद भी आप इसे पे कर सकते हैं, तो वो सारी लायबिलिटी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। और करंट लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटी जो आपको इस महीने या इस साल के अंदर अंदर पे करनी है। ठीक। वो सारी आपकी करंट लायबिलिटी होंगी। अब आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी ये एक्चुअल में आपकी लायबिलिटी है ही नहीं अभी, लेकिन किसी एक इवेंट के होने पे ये आपकी लायबिलिटी बन सकती है। या मान लो आपको किसी के आपका बैंक लोन है, आपने ले रखा है, पर वो प्रूफ नहीं है उसका कोई, और बैंक ने आपके खिलाफ़ केस कर रखा है, तो अगर केस आपके खिलाफ़ प्रूव हो जाता है तो वो आपकी लायबिलिटी बन सकती है। तो अभी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, इसलिए आपको ये कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। ठीक। अब आते हैं असेट पे। वो सारी प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस को बिलोंग करती है, कैश हो, कार हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, सब कुछ, खिड़की हो, दरवाज़ा हो, सब कुछ बिजनेस की एसेट है। ठीक। भाइयों, अगर लायबिलिटी को क्लासिफाई किया है तो असेट को भी क्लासिफाई करेंगे। तो पहला पार्ट है असेट का, नॉन करेंट असेट। वो कोई असेट जो कि बिजनेस के अंदर 1 साल से ज़्यादा के लिए रहने वाली है, या उसका कन्वर्जन कैश में 1 साल के बाद ही होगा, तो वो नॉन करंट एसेट बन जाती है आपकी। ठीक। नॉन करंट के अंदर भी एक पार्ट है उसका, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो सारी एसेट्स जो कि रीसेल के पर्पस के लिए नहीं बनाई गई हैं, उन सबको बिजनेस में इसलिए खरीदा गया है ताकि बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सके या अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। ठीक। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर, ये सब चीज़ें बिजनेस कभी भी वापस बेचने के लिए नहीं खरीदता, अगर उसका बिजनेस इन सब चीज़ों का ना हो तो तभी। ठीक। फिक्स्ड एसेट के 2 पार्ट हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल वो सारी एसेट जो आपको दिखती हैं और आप उन्हें छू सकते हो, उनकी फिजिकल अपीयरेंस है इस दुनिया में, तो वो सारी होती हैं टेंजिबल एसेट। इसका उदाहरण है प्लांट एंड मशीनरी या कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी आप कह लें। दूसरी आती है इंटेंजिबल एसेट। इसका उल्टा जस्ट जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो आपकी एसेट है,
आप सोचेंगे ऐसी कौन सी एसेट है भाई, ऐसी भी एसेट है जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट है, ये आपको दिखाई नहीं देंगी, छू नहीं सकते आप इसे, लेकिन ये आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करती है, तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट है। ठीक दोस्तों, हमने पढ़ लिया नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट थी और फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट थी। अब हम आते हैं करेंट एसेट पे। वो सारी एसेट जो कि 1 साल के अंदर अंदर कैश या बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो हमारी करंट एसेट होती हैं। ठीक, कैश तो कन्वर्ट रहता ही है, बैंक बैलेंस भी कन्वर्ट रहता है हमेशा। बिल रिसीवेबल आपको हम आगे बताएंगे, इसकी 3 महीने की मैच्योरिटी होती है, तो इसलिए ये भी 3 महीने के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है। अगला सन्ड्री डेटर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको आपने पैसा दिया होता है या सामान दिया होता है, उनसे आपको रिकवरी होती है। अगर वो 1 साल के अंदर अंदर रिकवरी हो जाएगी तो वो भी आपका करंट एसेट। मार्केटेबल सिक्योरिटी, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखे हैं मार्केट में और वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपने करे हुए हैं, तो आपकी वो करंट एसेट हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से कोई खर्चे को आपने पे करके रखा हुआ है, वो आपकी एसेट होती है, वो तो आपकी कन्वर्टेड रहती है, तो वो भी करंट एसेट है। ठीक, अब हम आते हैं फिक्टिशियस एसेट पे। ये एसेट 1 नंबर की फालतू एसेट होती हैं, इनको बस शो करते हैं हम। ठीक है, इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। जैसे आपकी डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, वो सारी एसेट जिनकी रियल वैल्यू ना हो और उनको बैलेंस शीट में शो कर दिया गया हो और उनको बस हर साल राइट ऑफ करना हो, तो वो सारी एसेट फिक्टिशियस एसेट होती हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी एसेट है भाई, ऐसी भी एसेट है। मान लो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, 1 मिनट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये वो वाला खर्चा होता है जो ओनर शुरुआत में करता है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी शुरुआत में ही होता है। डिवेंचर्स पर डिस्काउंट दे दिया, ये आपको बाद में ज़रूर बताया जाएगा, अभी आप बस इसका नाम ध्यान रख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मान लो आपने किसी एडवर्टाइजमेंट पे 1 लाख मतलब 5 लाख रुपया खर्च किया शुरुआत में, पर आप अभी के अभी उसे राइट ऑफ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इसे 5 साल में राइट ऑफ किया जाए 1-1 लाख करके। तो अगर आपने 1 लाख राइट ऑफ कर दिया तो 4 लाख आपकी फिक्टिशियस एसेट में चला जाएगा। ठीक है, हम आते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पे। ऑपरेटिंग साइकिल वो समय है जब आपका एक एसेट कैश में कन्वर्ट होता है, और ऑपरेटिंग साइकिल का हमारे अकाउंटिंग में बहुत महत्व है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल गिवन ना हो तो हम उसे 12 महीने की मानते हैं, अगर 15 महीने की हो तो हम 15 महीने की लेके चलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, और हम आते हैं रिसिप्ट्स पे। रिसिप्ट्स वो सारा पैसा जो कि हमें 1 साल में मिलता है, 1 साल के अंदर अंदर मिलता है, उसको हम रिसिप्ट कहते हैं। ये 2 तरीके की होती हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिसिप्ट 2 प्रकार की होती हैं, पहली कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगी। मान लो तुमने लोन बोरो किया तो तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ गई, या तुमने एसेट बेच दी तो एसेट कम हुई। ठीक, उसके बदले में पैसा मिला, वो तुम्हारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। और रेवेन्यू रिसिप्ट नॉर्मल रिसिप्ट ही होती हैं, जिससे जो कि हमें डेली टू डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ से ही मिलती हैं,
एग्जाम्पल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, सेल्स करने पे जो पैसा मिला वो तुम्हारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाई जा सकती है। एक्सपेंडिचर, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश। डिसबर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पेमेंट करना किसी फंड से निकाल के, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को एक से दूसरे को देना, ठीक। और कोई लाइबिलिटी लेके कोई एसेट एक्वायर करना, वो भी एक्सपेंडिचर। लोन लेके मशीन खरीदी, एक्सपेंडिचर। गुड्स और सर्विस, ये सब भी आप खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर। कोई भी बड़ा खर्चा करना, उसको हम साधारण भाषा में एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिंपली असेट बढ़ती है या लायबिलिटी कम होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सभी एक्सपेंडिचर को बोला जाता है, ठीक। कोई परचेस किया रॉ मटेरियल का, स्टॉक का, उसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, ठीक। अब हम आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। एनी एक्सपेंडिचर which is basically in the nature of revenue expenditure but whose benefit covers a number of years, generally 3 to 7 years, is called deferred revenue expenditure. ये वो सारे खर्चे होते हैं जो कि बड़े होते हैं, मेनली मतलब 10-15 लाख 5 लाख। इनका बेनिफिट हमें तुरंत नहीं मिलता, इनका बेनिफिट मिलने में कुछ सालों लगते हैं। जैसे कि मान लो आपने एडवर्टाइज में खर्चा करा है, उसका बेनिफिट आपको 5 साल के अंदर मिलेगा, तो वो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा, ओके। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पे। कम ऑन, आपको तो सबको पता ही होगा एक्सपेंसेस क्या होते हैं। किसी भी खर्चे को एक्सपेंस बोलते हैं, सिंपल बात है। डेफिनेशन, इट इज अमाउंट स्पेंड ऑन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड रेंडर सर्विसेज। कोई भी सर्विस लेने के लिए या गुड्स को प्रोड्यूस या खरीदने के लिए खर्चा करा जाए, एक्सपेंस कहलाता है। इसके एग्जांपल है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा, वो आपका एक्सपेंस। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, मजदूरों को वेजेस दी, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। इसके जो फॉर्मूला है, एक्सपेंस इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस इनकम, इसको हम समझेंगे। रेवेन्यू वो पैसा होता है जो आपको कच्चा सेल से मिलता है, ठीक है। और उसमें से आपने जितना पैसा कमा लिया, अपनी जेब में रख लिया, उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके खर्चे निकल जाएंगे, ठीक। कमाई इनकम भी आप सब जानते होंगे। इनकम का मतलब कुछ भी पैसा आपने कमाया उसको हम इनकम बोलेंगे। इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो, यानी आपने जितना पैसा कच्चा सेल से कमाया मोटे मोटे तौर पे, उसमें से आपने अगर अपने खर्चे माइनस कर दिए तो आपकी कमाई ही आएगी। ये फॉर्मूला उसी से निकला है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट refers to the net return received by a business upon undertaking an activity and meeting all operating expenses during its performance. प्रॉफिट हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो भी बिजनेस में रिटर्न मिलता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। अपने काम किया, सर्विस दी, गुड्स बनाया, कुछ भी करा, जितना भी पैसा कमाया उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है आपके सामने। अब हम आते हैं गेन पे। गेन भी प्रॉफिट की तरह ही होता है, लेकिन गेन प्रॉफिट से छोटा होता है। गेन कभी कभार ही होता है। मान लो कोई असेट बेचने पे फ़ायदा होता है तो वो गेन कहलाएगा। कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे हमें गेन होता है, लेकिन जो रिटर्न मिलता है बिजनेस से वो प्रॉफिट होता है। वो आपको शायद डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ बिजनेस ट्रांजेक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन। मशीन की कॉस्ट 8 लाख, सोल्ड करीब 8,50,000 रुपये, तो गेन हो गया 50,000 का। अब हम आते हैं परचेज पे।
It refers to the amount of goods bought by a business for resale or for use in the production. मतलब किसी भी अमाउंट के गुड्स को अपने बिजनेस के अंदर पैसों के द्वारा या उधारी पे लेके आना, उसको हम परचेज बोलते हैं। या नहीं, और उन गुड्स को हमेशा रीसेल के पर्पस से ही लाया जाता है, या रॉ मटेरियल को भी ला सकते हैं। कोई भी सामान खरीदा उसको परचेज बोलते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, क्या इस पे टिप्पणी करें हम। मैं लॉस कवर करना भूल गया। लॉस का मतलब भी आप सब जानती हैं, घाटे को लॉस बोलते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन पे अगर आपको बेनिफिट ना मिले, उल्टा आपकी कॉस्ट भी कवर ना हो और उससे आपको कम का ही पैसा मिले। मान लो इसी केस में अगर 7.5 लाख की मशीन बिकती तो 50,000 का लॉस हो जाता। ठीक है। अब हम आते हैं परचेज रिटर्न पे। खरीदा हुआ सामान वापस करना परचेज रिटर्न कहलाता है। इसके नाम में इसका मतलब छुपा है। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। सेल कितने भी रुपए के सामान को बेचना, इसको सेल। जो अपना स्टॉक को किसी कस्टमर्स को बेचते हैं तो वो सेल कहलाता है। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है। मैं आपको बताना भूल गया, अब बता दे रहा हूँ। अब आते हैं सेल रिटर्न पे। सेल रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ जाए, इसको सेल रिटर्न। उसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ वापस आ रहा है। बेचा हुआ था वो अंदर आ रहा है। इसकी डेफिनेशन है, when goods sold are returned from the customer due to any reason like defective quality or not as per the terms of sale। कोई भी रीज़न हो सकता है, क्वालिटी अच्छी ना निकले या जो तुमने बोला था उससे शर्तें रखी थी वो पूरी ना हो, तो वो भी इस चक्कर में वापस कर सकता है। कोई और रीज़न हो सकता है। अभी आप ये दो पे ही फोकस कर लीजिए। हम आते हैं स्टॉक पे। इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो सामान रीसेल के पर्पस से खरीदा गया है लेकिन अभी तक वो बिका नहीं है, आपके गोदामों में पड़ा हुआ है, तो वो स्टॉक कहलाएगा। सिंपल। अब आते हैं इन्वेंट्री पे। वैसे तो इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही चीज़ मानी जाती है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई सामान बिना बिका हुआ पड़ा हुआ है तो उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे। और स्टॉक तो सिर्फ एक ही तरीके का होता है, स्टॉक सिर्फ फाइनल गुड्स का होता है, लेकिन इन्वेंट्री कई सारी चीज़ों की हो सकती है। जैसे कि इसके 4 टाइप हैं। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, यानी उसको हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोल सकते हैं। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल कच्चे सामान की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस जो माल अभी पूरा बना नहीं है लेकिन बनने की प्रोग्रेस में है, अभी बनेगा बाद में। मान लो वैसे आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर 30 मार्च तक हमारे पास कोई सामान आधा अधूरा बना हुआ रह गया है तो उसको हम इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस बोल देंगे। ओके। फिनिश गुड्स जानते ही हैं, बने बनाए माल का सामान पड़ा हुआ है, इसको फिनिश गुड्स। और स्टॉक तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, इन्वेंट्री को हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करा जाएगा, या तो कॉस्ट पे करा जाएगा या उसकी मार्केट वैल्यू पे करा जाएगा। जो भी कम होगी उस पे करा जाएगा। ठीक, वैसे तो कॉस्ट ही कम होगी, या मान लो अगर किसी भी कारण से मार्केट वैल्यू कम हुई तो हम उसको ले लेंगे इन्वेंट्री की वैल्यू को। ठीक। इट रेफर्स टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी सामान बेचा हो या सर्विस बेची हो, उसके बदले में अभी आपका अमाउंट जो भी रह रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल।
मतलब बिजनेस की जो भी उधारी आपको मिलना रह गई है उसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलेंगे। अब हम आते हैं डेटर पे। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे आपको अभी पैसा लेना रह गया है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही डेटर्स आ जाते हैं। ठीक। अब हम आते हैं बिल रिसीवेबल पे। कोई भी सामान कोई भी इंसान अगर आपसे सामान ले जा चुका है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उधार पे आपने दिया, पर क्या गारंटी है वो देगा? तो गारंटी यही है, ये आप लिख के देंगे, वो उस पर साइन करेगा, अपने संग ले जाएगा, वो आप अपने संग रख देंगे इसे, और उस पर 3 महीने या उससे कम का समय लिखा रहता है, उससे ज़्यादा का भी होता है। वो हमें वैसे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ही लिखे जाते हैं, और इसके बदले में डेटर हमें पेमेंट करता है। सिंपल। ट्रेड पेबल, it refers to the amount due on account of goods purchased or service received in the normal course of business or time, कुछ भी कह लो। इसका मतलब भाई आपने किसी से सामान खरीदा उधारी पे, पैसा नहीं दिया है, कुछ भी खरीदा पैसा नहीं दिया है, पे करना है, तो वो आपका ट्रेड पेबल कहलाएगा। ठीक। ये आपकी लायबिलिटी भी होती है। ट्रेड रिसीवेबल आपके असेट होते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप इन सबको वैसे तो नोट करते चलिए, अगर नोट नहीं भी करना है तो आपको पूरी जो भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो सब आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। भैया हमने डेटर समझ लिया, जिनसे आपको पैसा लेना है वो डेटर, और जिनको आपको पैसा देना है वो क्रेडिटर। सिंपल। इसमें डेफिनेशन में लिखा है, अगर आपने किसी से कोई सामान लिया है और उसको आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका क्रेडिटर है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, और डेटर हमारा सेट होता है। गुड्स, कुछ भी सामान, कुछ भी आर्टिकल, कमोडिटी, मर्चेंडाइज, आर्टिकल, कोई भी किसी चीज़ की बनी चीज़ें, मिट्टी की बनी चीज़ें, या कमोडिटी कोई भी सामान, या कोई मर्चेंडाइज कोई भी शर्ट टी शर्ट वगैरह, कुछ भी जो आपके बिजनेस में परचेज और सेल यानी ट्रेड करने में आप मेन चीज़ में लेते हैं। मान लो कपड़े का बिजनेस है, कपड़ा ट्रेड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, टीवी, फ्रिज, इन सब को आप गुड्स लेंगे, और मेडिकल का बिजनेस है, मेडिसिन को हम बोलेंगे एज अ गुड। तो मैं आशा करता हूँ आपको गुड्स भी समझ में आ चुका होगा। कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कॉस्ट उसकी कच्ची वैल्यू है। मतलब कोई भी सामान आपने, मान लो कोई टीवी का बिजनेस मान लो आपका है मैन्युफैक्चरिंग करने का, मैन्युफैक्चरिंग में आपके 10,000 रुपये लग गए, बेचा आपने 12,000 में, तो आपकी कॉस्ट होगी 10,000 की। ठीक। मतलब इसमें डेफिनेशन में लिखा है, कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज जनरली अंडरस्टूड एज अ सम दैट इज पेड और फॉरगॉन टू एक्वायर इट। किसी वस्तु को पाने के लिए बिजनेस जो भी खर्चा करता है वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है। हम आते हैं वाउचर पे। वाउचर एक बिल की तरह होता है जो तुरंत की तुरंत बनाया जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस के तौर पे। ओके। अब हम आते हैं डिस्काउंट पे। किसी भी सामान को बेचने के लिए, या अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, या पेमेंट जल्दी पाने के लिए वैल्यू को कम कर दिया तो डिस्काउंट हो गया। मार्केट वैल्यू को कम कर दिया, कोई चीज़ आपने 100 रुपये की बजाय 95 की बेच दी तो उसमें 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट तो हम सब जानते ही हैं, बहुत ही ईजी है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द कंसेशन in payments with the motive to get the payments earlier or to increase the sales. It is called discount. 2 तरीके के होते हैं ये।
पहला कैश डिस्काउंट, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन है, इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, सो एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द एंट्री ऑफ पेमेंट। तुरंत की तुरंत ट्रांजेक्शन के टाइम पे कोई डिस्काउंट दे दिया, कैश का ट्रांजेक्शन हुआ तभी आपने कोई डिस्काउंट दे दिया तो वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। सिंपल है। और इसकी एंट्री भी तुरंत ही पास हो जाती है उसी ट्रांजेक्शन के साथ। जनरल एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। और हाँ, कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट जल्दी पाने के लिए दिया जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कोई भी डिस्काउंट, मतलब उधारी पे नहीं, रुको, कोई भी जिस प्राइस में आपके सामान है, मान लो उसका टोटल बैठता है 1,00,000 और उस पर आपको पूरे पे उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10,000 का आपको डिस्काउंट सीधा मिल चुका है। या वो ट्रांजेक्शन उधार की हो या पैसे कैश की हो, उससे आपको इससे मतलब नहीं है। इसमें ध्यान रखना, लिस्ट ऑफ गुड्स आ जाते हैं, इसलिए इसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। अब आते हैं अदर अकाउंटिंग टर्म्स पे, छोटी मोटी हैं, इनका मतलब आपको जल्दी समझाते हुए चलते हैं और आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। पहला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंटिंग करते समय बुक्स लगती हैं, लेजर, जनरल, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। दूसरा आता है बुक वैल्यू। कोई भी सामान की, कोई भी असेट की, कोई भी लाइबिलिटी की, कुछ भी, जो भी वैल्यू बुक्स में लिखी हुई है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। किसी मशीन की 60,000 वैल्यू लिखी हुई है अगर बुक्स में, तो उसकी 60,000 बुक वैल्यू कहलाएगी। ठीक है। एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले उसकी एंट्री होती है, तो एंट्री का जनरली मतलब तो यही होता है, मतलब उसका इनिशियली राइट करना, उसको हम कहते हैं एंट्री। पोस्टिंग, किसी भी जनरल एंट्री को अगर हम लेजर में ले जाएं, यानी उसके पर्टिकुलर अकाउंट में ले जाएं, तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम आती है टर्नओवर। पूरे साल में जितनी भी सेल करी उससे जितना पैसा आया उसको हम कहेंगे टर्नओवर। नेक्स्ट हम आती है इंसॉल्वेंट। इसका हिंदी में अनुवाद दिवालिया भी होता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर पेमेंट करने में असमर्थ, यानी पेमेंट नहीं कर पाता है, तो वो इंसॉल्वेंट कह दिया जाएगा। दूसरा सॉल्वेंट, इसका उल्टा, जो पे कर सके वो सॉल्वेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स करने से जो भी पैसा आएगा उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। और प्रोपराइटर, फर्म का मालिक प्रोपराइटर कहलाता है। बैलेंस शीट, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हर बिजनेस को बनाना ज़रूरी है अगर वो प्रॉपर बिजनेस चला रहा है तो। और इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी साइड होती हैं, ये दोनों बराबर होती हैं। और बस यही थी आपकी आज की वीडियो। आगे अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। और हम रटने में नहीं, समझाने में फोकस करते हैं। और आपको सारे नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे, लिंक में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।